नमस्कार साथियों, GLCIAS के इस रामायण बैच में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और जैसा कि हम पुराने लेक्चर में देख चुके थे, मध्य प्रदेश का भूगोल हमने शुरू किया था। यूनिट 3 जो है शुरू कर चुके थे। उसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन या ज्योग्राफी से रिलेटेड सामान्य जानकारी हमने देखी थी। तो इसमें हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेश। और मध्य प्रदेश के भौगोलिक प्रदेश को 3 भागों में विभाजित कर रखा है। कौन कौन से थे वो 3 भाग? मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी और पूर्वी पठार। तो पूर्वी पठार को और क्या कहते हैं? बघेलखंड कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पूर्वी पठार या बघेलखंड एक ही होता है। उसके बाद मध्य उच्च प्रदेश को भी कितने भागों में डिवाइड किया गया? 5 भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी और रीवा पन्ना का पठार। अब ये साइड में मैप है। मैप में देखिए एक बार, ये देखो, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या है? मध्य उच्च प्रदेश है। उसके बाद ये सतपुड़ा श्रेणी और ये पूर्वी पठार या बघेलखंड। तो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश को 3 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है और वो 3 भौतिक प्रदेश है ये तीनों। अब मध्य उच्च प्रदेश, क्योंकि ये काफ़ी बहुत बड़ा है क्षेत्रफल में, हम देख ही रहे हैं कि इतना बड़ा हिस्सा कवर करता है, तो इसे क्या है कि इसको और भी ज़्यादा क्लासिफाई किया है। इसको और 5 भागों में डिवाइड किया है, जो ये 5 भाग है। अब इनको हम एक बार मैप में देख लेते हैं ताकि उससे हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कौन सा जो है किस जगह स्थित है। तो सबसे पहले देखिए, मालवा का पठार, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा हिस्सा किस में आता है? मालवा के पठार में आता है। फिर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी नर्मदा सोन घाटी है। नीचे वाला हिस्सा ये सतपुड़ा मेकाल श्रेणी के अंतर्गत आता है। उसके बाद ये पूरा हिस्सा बुंदेलखंड में आता है और ये आता है रीवा पन्ना पठार में और यहाँ पर आता है बघेलखंड। अब इनमें थोड़ा सा जो क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं उसमें आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है कि ये जो 7 प्रदेश हमने देखे हैं, इन 7 भौगोलिक प्रदेशों में से सबसे बड़ा एरिया में सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो वो है मालवा का पठार। और ये कितना हिस्सा कवर करता है? तो ये करता है टोटल 28% हिस्सा मध्य प्रदेश का कवर करता है। इसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट, दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो वो है नर्मदा सोन घाटी, जो 26% हिस्सा कवर करता है। और थर्ड लार्जेस्ट में आता है सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, जो कि 11% हिस्सा मध्य प्रदेश का कवर करता है। और अगर सबसे छोटा भौतिक प्रदेश पूछ ले तो सबसे छोटा है बघेलखंड, जो मात्र 7% हिस्सा मध्य प्रदेश का कवर करता है। अब हमें थोड़ा सा इन जो भी भौतिक प्रदेश इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि MPPSC ऐसे इनसे क्वेश्चन पूछता है। तो थोड़ा सा इनको हम एक बार डीप में भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम मालवा का पठार। इससे पहले ये नोट देख लीजिए। 1 नवंबर 2000 तक मध्य प्रदेश में कुल 9 भौतिक प्रदेश थे, लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ तो मध्य प्रदेश में सिर्फ 7 भौतिक प्रदेश रह गए। तो वो 2 भौतिक प्रदेश कौन से थे जो छत्तीसगढ़ में चले गए? तो उन दोनों के नाम है महानदी बेसिन और दंडकारण्य। थोड़ा यही ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं हम मालवा के पठार पर। तो ये देखिए, मालवा का पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, क्योंकि 28% हिस्सा कवर करता है, तो सबसे बड़ा तो रहेगा। अब इसका निर्माण किससे हुआ है? तो इसका निर्माण हुआ है ज्वालामुखी क्रियाओं से, क्योंकि ज्वालामुखी क्रियाएं होती है तो कौन सी चट्टानें बनती है? ज्वालामुखी जब उद्गार होता है, जब लावा बाहर निकलता है और जब वो लावा बाहर ठंडा होकर जमता है तो उससे बनती है बेसाल्टी चट्टानें। और फिर वही बेसाल्टी चट्टानें बहुत ज़्यादा गर्म रहती है, तप्त रहती है, क्योंकि गर्म लावा से निकल रही होती है, तो जो कि वो काली पड़ जाती है और उनके अपरदन से जो है काली मिट्टी का निर्माण हो जाता है। तो मालवा का पठार बना किससे है? ज्वालामुखी क्रिया से बना है। और यहाँ मिट्टी कैसी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। अब काली मिट्टी को और क्या कहते हैं हम लोग? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद यहाँ का फसल क्षेत्र कैसा होगा? तो फसल कैसी होगी? वहाँ की ज्योग्राफी डिसाइड करेगी कि वहाँ कैसी फसल होगी। तो यहाँ की ज्योग्राफी कैसी है? यहाँ पर मिट्टी काली मिट्टी है,
तो काली मिट्टी में कौन सी फसल अच्छे से होती है? तो वही फसल होगी, जैसे कि कपास हुई, सोयाबीन, गेहूं, मूंगफली, ये सारी फसल अच्छी होती है काली मिट्टी में, तो मालवा के पठार में यही फसल होती है। उसके बाद यहाँ वर्षा की बात करें तो वर्षा होती है यहाँ पर 75 से लेकर 125 सेंटीमीटर के बीच में, यानी कि वर्षा का ज़्यादा अभाव नहीं रहता है, अच्छी खासी वर्षा यहाँ पर हो जाती है। अब यहाँ की जलवायु देखते हैं, जलवायु कैसी है मालवा के पठार की? तो यहाँ की जलवायु है समजलवायु। समजलवायु यानी कि समजलवायु का मतलब होता है जहां पर न तो बहुत ज्यादा गर्मी हो न बहुत ज्यादा ठंड हो, मतलब ठंड भी ठीक ठीक, ओके ओके, गर्मी भी ठीक ठीक, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं लगती आवश्यकता से अधिक, तो ऐसी जलवायु को कहते हैं समजलवायु। तो मालवा के पठार की जलवायु कैसी है? समजलवायु है। अब आप ये मुझे बताइए कि इस कौन चीनी यात्री आया था जिसने यहाँ की जलवायु को बहुत अच्छी या सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था? ये आप लोग थोड़ा सोचिए। इसके बाद सबसे ऊंची चोटी की हम बात करें तो मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है सिगार। और देखिए ये क्वेश्चन हमेशा, मतलब पीएससी जो है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछता है और पूछे भी हैं बहुत से, मतलब पुरानी एग्जाम से हम देखें तो पूछे गए हैं चोटियों या शिखर से लेकर प्रश्न। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है सिगार। और इसकी ऊंचाई भी याद रखना जरूरी है क्योंकि मध्य प्रदेश एमपीपीएससी ऊंचाई भी पूछ लेता है। तो कितनी ऊंचाई है इसकी? 881 मीटर। अब ये तो फर्स्ट हाईएस्ट हुई, सेकंड हाईएस्ट चोटी कौन सी है मध्य प्रदेश की? तो वो है धजारी। कौन सी है? धजारी। और कितनी ऊंचाई है इसकी? इसकी ऊंचाई है 810 मीटर। अब तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आप लोग देखिएगा क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 रैंक तक तो हमको चोटियां या पर्वत शिखर पता होने चाहिए। मैं बता देती हूँ, जाना पाओ है, अब उसकी ऊंचाई आप लोगों को देखना है। इसके बाद देखते हैं इसे क्या कहते हैं? गेहूं का भंडार कहते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा भौतिक प्रदेश है जिसे गेहूं का भंडार कहते हैं? तो वो है मालवा का पठार। और क्यों कहते होंगे? सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पर गेहूं की फसल बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसे गेहूं का भंडार कहते हैं। फिर कर्क रेखा इसे 2 भागों में बांटती है। अब कर्क रेखा क्या है? जिन्हें पता है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जिन्हें नहीं पता है तो एक बार देख लीजिए। जैसे कि ये पूरी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, तो यहाँ से ये 0 डिग्री पे होती है विषुवत रेखा जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, है ना। और 0 डिग्री से ऊपर 23.5 डिग्री पर, है ना, 23.5 डिग्री पर होती है कर्क रेखा जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। तो ये कर्क रेखा, और ये कहाँ से गुजरती है? भारत से गुजरती है। जैसे कि ये हमारा इंडिया है, ये पूरा इंडिया है, तो कर्क रेखा इंडिया में कहाँ क्रॉस होती है? ऐसे, इस तरह से इंडिया से क्रॉस होती है कर्क रेखा। और मध्य प्रदेश भी यहीं पड़ता है। मध्य प्रदेश कुछ इस तरह से मध्य प्रदेश है। तो क्या कर रही है? ये कर्क रेखा मध्य प्रदेश से भी होके गुजर रही है। और मध्य प्रदेश में भी इस जगह क्या आता है? मालवा का पठार आता है। तो ये क्या कर रही है? कर्क रेखा मालवा के पठार को 2 बार डिवाइड कर रही है ना। तो हमें ध्यान रखना है कि जो कर्क रेखा है वो मालवा के पठार को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, ठीक है। और ध्यान रखना कौन से डिग्री पे होती है सिचुएटेड? तो ये 23.5 हाफ डिग्री पे जो है होती है कर्क रेखा। इसके बाद वापस से हम हमारे कंटेंट पर आ जाते हैं। देखिए, फाहियान एक चीनी यात्री था जिसने मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था। कौन? फाहियान। और बताइए किस काल में आए थे ये फाहियान महोदय? गुप्त काल में, मौर्य काल में, किस काल में आए थे ये आपको बताना है। अब इसके बाद जिले देख लेते हैं, क्योंकि पीएससी में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि कौन सा एक जिला है जो मालवा के पठार में नहीं आता है, या कौन सा ऐसा जिला है जो बुंदेलखंड के पठार में आता है। तो इसके लिए हमको मैप याद होना चाहिए और हमें हर जिले की सिचुएशन, हर जिले की लोकेशन हमें पता होना चाहिए, है ना।
देखो हमें ये तो पता है कि हाँ ये मध्य प्रदेश है, मैप तो हमको पता है, और ये भी पता है कि मध्य प्रदेश में इस जगह मालवा का पठार आता है, इतना भी पता है। लेकिन अगर हमको ये पता नहीं है कि इस जगह जिले कौन कौन से आते हैं तो हम कभी भी क्वेश्चन को नहीं अटेंड कर पाएंगे, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा जिला किस जगह पर लोकेट है। तो अभी मैं यहाँ बता दे रही हूँ आपको कि मालवा के पठार में कौन कौन से जिले आ रहे हैं। अब इन जिलों के नाम आप लोगों को मैप में देखना है, और जिन्हें नहीं याद है उनको मैप बनाना है और उसमें खुद के हाथ से डिनोट करना है सबकी लोकेशन। देख लो यहाँ पर कौन कौन से जिले आते हैं। भोपाल, गुना, नीमच, रायसेन, विदिशा, देवास, सीहोर, उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, धार और झाबुआ। ये लगभग सभी इसी लोकेशन में आते हैं। जैसे कि यहाँ आता है नीमच, मंदसौर, रतलाम, ये यहाँ थोड़ा उज्जैन, इंदौर, देवास, इधर अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, ये थोड़े ये इस तरह से ये जिले ये यहाँ पर आ जाते हैं। थोड़ा आगे जाओ तो यहाँ भोपाल, सीहोर, रायसेन ये आ जाते हैं। तो लोकेशन तो आपको देखनी पड़ेगी एक बार। तो ये हुआ मालवा का पठार कंप्लीट। अब इसके बाद आते हैं हम लोग बुंदेलखंड के पठार पे। ये देखिए बुंदेलखंड का पठार, लोकेशन इसकी मैप में आपको बता चुकी हूँ मैं, फिर भी एक बार और देख लेते हैं। जैसे कि ये एमपी और ये वाला जो एरिया ये इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बुंदेलखंड का पठार। अब ये किससे बना है बुंदेलखंड का पठार, तो ये बना है ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों से। किससे बना है ये ग्रेनाइट, जैसे कि जब मैंने बताया था कि ज्वालामुखी उद्गार होता है उससे जो लावा ठंडा होके जमता है तो बेसाल्ट चट्टानें बनती है, तो उसी टाइम पे बेसाल्ट और ग्रेनाइट और ये चीज़ें भी बनती हैं। तो जो ग्रेनाइट चट्टानें हैं उनके अपर्दन या उनके अपक्षय से जो है बुंदेलखंड पठार का निर्माण हुआ है। इसके बाद यहाँ कैसी मिट्टी पाई जाती है बुंदेलखंड में, तो ध्यान रखना मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। मिक्स मतलब लाल काली दोनों का मिक्सचर है यहाँ पर। तो बुंदेलखंड में होती है मिश्रित प्रकार की मिट्टी। यहाँ फसल कैसी होती है, तो फसल में यहाँ पर ज्वार, तिल और गेहूं इनकी प्रधानता इस जगह देखी जाती है। यहाँ पर वर्षा कैसी होती है, 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में बुंदेलखंड के पठार में जो है वर्षा देखी जाती है। उसके बाद जलवायु की बात करें तो यहाँ पर कैसी जलवायु है, यहाँ पर महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। ध्यान रखिएगा जो मालवा का पठार है वहाँ पर सम जलवायु है, लेकिन बुंदेलखंड के पठार में महाद्वीपीय जलवायु है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो वो है सिद्ध बाबा, है ना। मालवा के पठार की सर्वोच्च चोटी सिगार, लेकिन वहीं बुंदेलखंड की सर्वोच्च चोटी पूछ ले तो वो है सिद्ध बाबा, और इसकी ऊंचाई कितनी है 1172 मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं मीटर है ना, 1172 मीटर। और कौन से जिले में आती है ये चोटी, तो ये आती है दमोह जिले में। ध्यान रखेंगे किसमें आएगी, दमोह में। सिद्ध बाबा 1172 मीटर और दमोह में आती है ये। इसके बाद इस पठार का ढाल उत्तर की ओर है। किधर है ढाल, उत्तर की ओर है। तो इसी के कारण यहाँ प्रवाहित नदियाँ यमुना में मिलती है। तो देखिए इसको एक बार, जैसे कि हम मैप बनाते हैं तो हमें क्या लगता है कि हाँ ये इंडिया है, ये इंडिया हमने बना लिया, तो हमें ऐसा लगता है कि मैप ऐसा खड़ा है तो नदियाँ भी सारी यूँ नीचे आनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। पृथ्वी तो गोल है ना, हम खड़े ऐसा थोड़ी कि ऐसी पृथ्वी है सीधी, वो तो हम मैप बनाते इसलिए हम उसको ऐसा देखते हैं, अदरवाइज वो तो गोल है जैसा हम उसका शेप देखते हैं। तो इसका ढाल किधर है, जैसे कि ये एमपी है, पूरे एमपी का ही ढाल किधर है, उत्तर की ओर है। पूरा एमपी का ढाल उत्तर की ओर है इस कारण। और ये हम कैसे बोल रहे हैं कि यहाँ का ढाल उत्तर की ओर है, देखो जिस तरफ ढलान होगी पानी उस तरफ ही बहेगा, सीधी सी बात है। तो इसका ढाल उत्तर की ओर है, तो ये हम बोल सकते हैं यहाँ जितनी भी नदियाँ हैं वो सभी ऊपर जाती है। ऊपर कैसे, जैसे कि यहाँ यमुना नदी है इस जगह, तो एमपी से जो भी नदियाँ निकलती है वो ऊपर की ओर बह के यमुना नदी में मिल जाती है ऐसे। तो नदियाँ ऊपर जा रही है, मतलब यहाँ पर ढाल कैसा है, उत्तर की ओर है यहाँ का ढाल। एक बार यहाँ देख लेते हैं हम लोग कि ढाल के बारे में। जैसे कि ये एमपी है, अब एमपी में क्या होता है, जैसे कि यहाँ नर्मदा नदी बह रही है, तो ये नर्मदा नदी इधर चली गई,
है ना। ऐसे ताप्ती बह रही है तो ताप्ती इधर बहती बहती आ गई, पर जैसे कि चंबल नदी है तो वो ऊपर जाके यमुना नदी में मिल जाती है, वहाँ पर ये यमुना नदी इसमें मिल जाती है। इसी तरह यहाँ पर सोन नदी है तो वो भी ऊपर जाके गंगा नदी में मिल जाती है। बेतवा नदी है तो वो भी ऊपर जाके यमुना में मिल जाती है। तो अगर ओवरऑल क्वेश्चन आ जाए कि एमपी का ढाल कैसा है, तो एमपी का ढाल उत्तर की ओर है, ओवरऑल में ऐसा है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, जैसे कि एमपी का कुछ ढाल इधर है तो इधर जो है नर्मदा और ताप्ती बह रही है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो उत्तर की ओर है। इसलिए क्या है, जो हमारे यहाँ ज़्यादातर नदियाँ हैं वो उत्तर की ओर प्रवाहित हो जाती है। तो थोड़ा ढाल के बारे में ध्यान रखिएगा, कुछ नदियाँ इधर भी जाती है, कुछ उधर भी जाती है, और कुछ छोटी मोटी जो सहायक नदियाँ हैं वो नीचे भी जाती है, पर ओवरऑल जो ढाल है वो उत्तर की ओर है ना। बाकी इधर भी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, थोड़ा थोड़ा सब तरफ है, पर ये ध्यान रखना है थोड़ा। उसके बाद फिर हम हमारे कंटेंट पर आते हैं। तो ये बुंदेलखंड के बारे में देखा। बुंदेलखंड में जिले कौन कौन से आते हैं, तो जो कि एक बार आपको मैप तो देखना ही पड़ेगा, लेकिन नाम सुन लो। जिले आते हैं इसमें सागर, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, अशोकनगर और दतिया। लेकिन इन सब की लोकेशन आपको एक बार ज़रूर देखनी है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम मध्य भारत के पठार पर। किसको पढ़ेंगे अब, मध्य भारत का पठार। मध्य भारत के पठार में देखिए, इसे चंबल उप आंध्र प्रदेश भी कहते हैं। अब चंबल उप आंध्र प्रदेश क्यों कहते हैं, क्योंकि ये देखो ये एमपी और यहाँ नर्मदा नदी बहती है, सॉरी चंबल नदी, ये यहाँ चंबल नदी का उद्गम होता है इंदौर से, जानापाऊ पहाड़ी से। तो इंदौर से निकल के और फिर यहाँ ऊपर जाती है, इस जगह गई ऊपर यहाँ। और मध्य भारत का पठार कहाँ पर फैला हुआ, ये पूरा मध्य भारत का पठार है ये। और चंबल नदी यहाँ से निकल के गई इधर, तो कहीं ना कहीं चंबल नदी इस क्षेत्र को प्रभावित कर रही है ना। इसलिए मध्य भारत के पठार को हम क्या कहते हैं, चंबल उप आंध्र प्रदेश भी कहते हैं। यहाँ पर मिट्टी कैसी है, जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी मतलब जो सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और उपजाऊ मिट्टी कैसे है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर चंबल नदी जो है अच्छे लेवल पर जो है यहाँ फ्लो हो रही है, तो ये क्या है कि यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी लाती रहती है। तो यहाँ पर मिट्टी कैसी है, जलोढ़ मिट्टी है। और जलोढ़ मिट्टी का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। वो ना तो बेसिक होती है ना एसिडिक होती है, मतलब ना अम्लीय होती है ना क्षारीय होती है, वो बिल्कुल 7 पीएच पे न्यूट्रल होती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ भी होती है। यहाँ पर जलवायु कैसी है, तो यहाँ पर महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। फसल की बात करें तो यहाँ पर फसल ज्वार, बाजरा, मतलब जो मोटे अनाज हैं, मुख्य रूप से मोटे अनाज यहाँ मध्य भारत के क्षेत्र में अच्छे लेवल पर होते हैं। जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, सरसों हो गया। और सरसों तो बहुत ही वृहद स्तर पर यहाँ पर देखने को मिलता है, इस कारण इसे सरसों की हांडी भी कहते हैं, है ना। सरसों की हांडी किस भौतिक प्रदेश को कहते हैं, तो मध्य भारत को सरसों की हांडी कहते हैं। और अगर गेहूं का भंडार पूछा जाए तो गेहूं का भंडार कहते हैं मालवा के पठार को। वर्षा यहाँ पर 75 सेंटीमीटर, मतलब कम होती है ना, बिल्कुल सिर्फ 75 प्लस भी नहीं बता रखा है कि 7 से 100 के बीच में, ऐसा भी नहीं, सिर्फ 75, मतलब कि यहाँ पर बारिश कम होती है। और जहाँ पर बारिश कम होगी वहाँ पर कैसे पेड़ पौधे होंगे, कांटेदार पेड़ पौधे होंगे, है ना। तो यहाँ पर वन कैसे हैं, कंटीले वृक्ष हैं यहाँ पर, क्योंकि पानी कम आता है तो वृक्ष भी कैसे हैं, कटीले, जैसे कि खेर, बबूल, शीशम, ऐसे कांटेदार वृक्ष यहाँ मध्य भारत में देखने को मिलते हैं। आगे, एमपी में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, गोहद। क्योंकि देखो पूरे मध्य भारत के पठार में सबसे कम बारिश होती है, सिर्फ 75 सेंटीमीटर ही होती है यहाँ पर। तो सबसे कम वर्षा वाला जो स्थान है वो भी मध्य भारत में ही देखने को मिलता है। और उसमें भी कौन सा क्षेत्र है वो, उस स्थान का नाम है गोहद। और कौन से जिले में आता है ये आता है भिंड जिले में। और इसकी जो मतलब कितनी वर्षा होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर मात्र 55 सेंटीमीटर वर्षा ही रिकॉर्ड की गई है। तो ये डेटा भी आपको याद रखना है। सबसे कम वर्षा वाला स्थान एमपी का गोहद भिंड, और कितनी बारिश होती है, 55 सेंटीमीटर।
और यहाँ पर कौन कौन सी झीलें आते हैं मध्य भारत के पठार में? भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना और नीमच और मंदसौर का थोड़ा बहुत हिस्सा, पूरा नहीं। नीमच मंदसौर का कुछ हिस्सा मालवा के पठार में आता है, जबकि थोड़ा बहुत हिस्सा इसमें मध्य भारत के पठार में भी आता है। तो ये होता है मध्य भारत का पठार कंप्लीट। इसके बाद आते हैं हम लोग नर्मदा सोन घाटी पर, है ना। जैसा कि हमने शुरू में ही मैप में देखा था कि सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश मालवा का पठार है और दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है नर्मदा सोन घाटी। कितना है ये? 26% कवर करता है। यह एक प्रकार की भ्रंश घाटी है ना। भ्रंश घाटी जैसे कि दो पर्वत होते हैं ना, उनके बीच में बनती है भ्रंश घाटी। जैसे कि क्या होता है, जैसे कि ये एक जमीन का टुकड़ा ले लेते हैं हम लोग। अब इसमें क्या होगा, भूकंप वगैरह आया या आंतरिक हलचलें हुई तो मान लो ये बीच वाला जो हिस्सा है ये टूट के नीचे खिसक गया, है ना। जैसे कि ये बीच वाला हिस्सा जो है ये टूट के नीचे खिसक गया, तो ऊपर कैसा हो गया, ऊपर वाले हिस्से उभरे हुए हो गए, तो ये क्या बन गए, पहाड़ बन गए ऊपर वाले, है ना। और इनके बीच में ये क्या बन गई, ये घाटी बन गई। अब इसमें नदी बह सकती है ना। तो ये होती है भ्रंश घाटी। तो नर्मदा सोन घाटी किस प्रकार की है? एक प्रकार की भ्रंश घाटी है। स्थिति कहाँ पर स्थित है? तो ये विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के मध्य स्थित है। जैसे कि दिखा देती हूँ एक बार थोड़ी लोकेशन। ये हो गया हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। इसके बाद देखो ये यहाँ पर ये है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, है ना। यहाँ पर हो गई सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और यहाँ पर आती है ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ये इस तरह से। तो ये पूरी हो गई विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ये पूरी हो गई सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और ये बीच में क्या हो गई, ये बीच में हो गई पूरी नर्मदा सोन घाटी, है ना। तो नर्मदा सोन घाटी क्या है? एक प्रकार की भ्रंश घाटी है और किन दो पर्वतों के बीच में है? तो नीचे सतपुड़ा पर्वत और ऊपर विंध्याचल पर्वत। दोनों ध्यान रखेंगे, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में पड़ती है नर्मदा सोन घाटी। अब इसके बाद मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है ये। फिर यहाँ पर मिट्टी की बात करें तो मिट्टी यहाँ पर कैसी है? गहरी काली। काली मिट्टी भी जैसे 3 तरह की होती है। 3 कौन कौन से? एक तो गहरी काली, एक होती है छिछली काली और एक होती है साधारण काली। पर नर्मदा सोन घाटी की मिट्टी कैसी है? गहरी काली है ना, गहरी काली। और वर्षा यहाँ कितनी होती है? 70 से लेकर 140 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है। मतलब बारिश जो है यहाँ पर अच्छी होती है। औसत ऊंचाई कितनी है इसकी? 300 मीटर जो है एवरेज ऊंचाई है नर्मदा सोन घाटी की। इसे राज्य की अन्न की पेटी भी कहते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर गेहूं का भंडार पूछा जाए तो मालवा के पठार को कहेंगे। अगर सरसों की हांडी पूछा जाए तो उससे मध्य भारत के पठार को कहेंगे। और अन्न की पेटी पूछा जाए तो नर्मदा सोन घाटी को कहेंगे। ये जो है सर्वाधिक जायद फसल वाला क्षेत्र है। मतलब जायद फसल यहाँ अच्छी होती है। जायद फसल जैसे कि एक तो रबी फसल होती है, एक खरीफ होती है और एक जायद होती है। तो जायद फसल में जैसे कि खरबूज, तरबूज, ककड़ी, ये चीज़ें आती है जायद फसल के अंदर। तो जायद फसल का सबसे बड़ा क्षेत्र किसे माना गया है? नर्मदा सोन घाटी को माना गया है। उसके बाद यहाँ पर जिले देखें तो जिले हैं यहाँ पर अनूपपुर, डिंडोरी, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बड़वानी, अलीराजपुर और सीहोर। तो ये पूरा जो नर्मदा नदी वाला पूरा बेल्ट है वो पूरा नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं रीवा पन्ना का पठार, है ना। रीवा पन्ना का पठार ये कितना क्षेत्र कवर करता है? 10.37% हिस्सा कवर करता है। इसका निर्माण किससे हुआ है? विंध्याचल समूह से इसका निर्माण हुआ है। मिट्टी यहाँ पर
लाल और पीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है रीवा पन्ना पठार में। इसे विंध्य कगारी प्रदेश भी कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं इसे, विंध्य कगारी प्रदेश भी कहते हैं। इसके मध्य भाग को दमोह का पठार कहते हैं, मतलब दमोह का कुछ हिस्सा बुंदेलखंड में आता है, दमोह का कुछ हिस्सा रीवा पन्ना के इसमें भी आता है। तो दमोह का पठार पूछ ले तो दमोह का पठार आएगा, रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत आएगा। इसके बाद यहाँ देखो जिले, इसमें कौन से जिले आते हैं, तो जिले आते हैं यहाँ पर सागर, सतना, पन्ना और दमोह, सागर, सतना, पन्ना और दमोह। और पर्वत चोटी यहाँ की सबसे ऊंची कौन सी हो जाएगी, सद्भावना शिखर। ध्यान रखेंगे, अगर विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो वो है सद्भावना शिखर, और रीवा पन्ना पठार की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो वो भी है सद्भावना शिखर। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 752 मीटर। और सद्भावना शिखर के दो अन्य नाम और हैं, एक गुडविल और एक कालूमार चोटी। तो ये तीनों एक ही नाम है ना, कालूमार चोटी या गुडविल चोटी या सद्भावना पर्वत शिखर, ये तीनों विंध्याचल पर्वत पर आते हैं। और ऐसे देखें तो हम रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत ये आते हैं। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है रीवा पन्ना पठार की, तो वो है 500 मीटर। अब बघेलखंड का पठार देखते हैं। बघेलखंड का पठार ये सबसे छोटा भौगोलिक प्रदेश है मध्य प्रदेश का, मात्र 7% हिस्सा ये कवर करता है। और यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, 125 से लेकर 140 सेंटीमीटर, मतलब वर्षा बहुत अच्छी होती है, मतलब अधिक वर्षा वाला क्षेत्र हम इसे कह सकते हैं। इसके बाद यहाँ की मिट्टी की बात करें तो काली और लाल मिट्टी मिक्स है यहाँ पर। और बहुत अच्छा फैक्ट है, कर्क रेखा इसे 2 भागों में बांटती है, मतलब हमने मालवा के पठार में भी इस फैक्ट को देखा था, और यही फैक्ट किसमें हम देख रहे हैं, बघेलखंड के पठार में भी देख रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा एक बार देखते हैं डायग्राम में। जैसे कि ये मैंने बताया था कि यहाँ से ये कर्क रेखा गुजर रही है, ये कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है, और यहाँ पर ये मध्य प्रदेश भी आता है इसी जगह, तो मध्य प्रदेश के बीच से ही गुजर रही है एक तरह से देखे तो कर्क रेखा। और इस जगह तो ये आ गया, इस जगह तो आ गया ये मालवा का पठार, तो मालवा के पठार को 2 भागों में बांट दिया इसने, है ना। और इस जगह आता है बघेलखंड का पठार, ये है ना, तो बघेलखंड के पठार को भी तो ये 2 भागों में बांट रही है, तो दोनों ध्यान रखने, मालवा का पठार और बघेलखंड का पठार, इन दोनों ही पठारों को कर्क रेखा जो है 2 भागों में विभाजित करती है। इसके बाद जिले कौन कौन से आते हैं इसके अंतर्गत, तो जिले आते हैं शहडोल, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर और कटनी। मतलब मध्य प्रदेश के जो भी पूर्वी जिले हैं वो सारे इसमें, लगभग सारे तो नहीं पर ये हिस्से जो है उसमें बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आते हैं। और सर्वाधिक चौपाया कहते हैं पशु को, सर्वाधिक पशु बघेलखंड के पठार वाले क्षेत्र में ही आते हैं। अब हमारा लास्ट भौतिक प्रदेश बचा है, वो है सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। तो सतपुड़ा मेकाल श्रेणी जो है तीसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, और कितना हिस्सा ये कवर करता है, 11% कवर करता है ये। अब ये निर्माण किससे हुआ है, तो वो हुआ है गोंडवाना चट्टानों से। किससे बना है, गोंडवाना चट्टानों से। और गोंडवाना चट्टानें क्या है, तो जैसे कि हमको पता ही है कि पहले पृथ्वी थी जो एक पेंजिया और पेंथालासा में डिवाइड थी, फिर पेंजिया 2 भागों में टूटा, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, और फिर वही गोंडवाना लैंड के जो हिस्से हैं वही ये सतपुड़ा मेकाल श्रेणी जो है उन्हीं चट्टानों से बनी है। उसके उस समय जो चट्टानें बनी थी उनसे। वर्षा कितनी होती है यहाँ पर, 75 से लेकर 140 सेंटीमीटर तक की जो है वर्षा यहाँ देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पर भी वर्षा बहुत अच्छी होती है, एक बघेलखंड के पठार में और एक सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, दोनों में बारिश बहुत अच्छी होती है। फिर नदियाँ यहाँ कौन सी है, नर्मदा, सोन, वैनगंगा, जोहिला। खैर नदियाँ मैं आप लोगों को पूरा टॉपिक अलग से पढ़ाऊंगी, उसमें एक एक पर्टिकुलर नदी को मैं मैप वाइज डिनोट करके पढ़ाऊंगी तो अच्छे से समझ आ जाएगी।
इसके बाद यहाँ की औसत ऊंचाई देखें तो औसत ऊंचाई है यहाँ पर 600 मीटर यहाँ की औसत ऊंचाई है। क्योंकि देखो पठार जो होते हैं, पठार उठे हुए हिस्से हैं, ऊंचे हिस्से होते हैं लेकिन ऊपर से फ्लैट होते हैं, पर इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा भी नहीं होती है पठार की। 600, 700, 800 इससे ज़्यादा ऊंचे पठार नहीं होते हैं। तो यहाँ का ये जो सतपुड़ा पठार है ये कितना है, 600 मीटर। सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं पंचमणि को। सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं, पंचमणि को। एमपीपीएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है। फिर पश्चिमी सतपुड़ा को निमाड़ कहते हैं। निमाड़ कैसे, इसको भी थोड़ा मैप में एक बार देखना पड़ेगा। जैसे कि यहीं बना देती हूँ, ये एमपी है और मैंने बताया आप लोगों को कि यहाँ पर जो है ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। इस जगह ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, तो इसमें क्या कहा गया कि पश्चिमी सतपुड़ा, मतलब ये सतपुड़ा तो इधर वाला हो गया पूर्वी सतपुड़ा, और ये जो हो गया ये हो गया पश्चिमी सतपुड़ा। और इसे क्या कहते हैं, निमाड़ कहते हैं। मतलब ये वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है, निमाड़ कहलाता। मतलब पश्चिमी सतपुड़ा को हम निमाड़ कहते हैं। और सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, पंचमणि में। सबसे ज्यादा वर्षा पंचमणि में देखने को मिलती है। और पंचमणि किस में आता है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ये जो हुए हैं ये हमने आज देखे हैं मध्य प्रदेश के भौगोलिक या भौतिक प्रदेश। एक बार फिर से बता देती हूँ, टोटल मुख्य रूप से भौतिक प्रदेश पूछे जाएं तो वो होंगे 3। कौन कौन से, मध्य उच्च प्रदेश और सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और बघेलखंड का पठार। लेकिन अगर सामान्य तौर पर पूछ ले तो फिर आ जाएंगे 7 भौगोलिक प्रदेश, जिसमें मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, ये सभी इसके अंदर कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश के पर्वत, मध्य प्रदेश की नदियाँ, इनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।